Good morning, everyone. Welcome to the lecture 11 of Structure of Atom, class 11. तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आगे वाला समझने में हेल्प मिलेगा। ये भी डी ब्रॉगली का दो पर्टिकुलर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली तो हम लोग समझ गए। डी ब्रॉगली ने बेसिकली क्या बोला? डी ब्रॉगली का कहना था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पार्टिकल्स ठीक है, सो वेव प्रॉपर्टीज सो वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? ये चीज समझ में आ गया था। मैक्रोस्कोपिक नहीं करता है, बेसिकली करता है लेकिन उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? मतलब ह्यूमंस के द्वारा डिटेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इतने तेज वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, तो और इतना कम मास उसका होता है, क्या होता है? कम मास होता है, जिसके वजह से वो वेव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड लेटर ऑन, जब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट करता है डिविजन जर्मर के एक्सपेरिमेंट में। अब दूसरा था वर्नर हाइजेनबर्ग, अ जर्मन physicist in 1927 stated uncertainty principle, which is consequence of dual behavior of matter and radiation. It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron. देखो, बहुत आसान वे में समझाते हैं, समझ लो इस चीज को। किसी भी चीज का अगर तुमको पाथ बताना है ना, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, इफ वी वांट वांट टू डिटरमाइन डिटरमाइन path path of any moving substance, ठीक है, of any moving matter, then we should have to know its position and momentum simultaneously. ठीक है, we should have to know the position and momentum साइमल्टेनियसली। ठीक है, किसी भी चीज का दुनिया में अगर पाथ बताना है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे पता चलना चाहिए, एक ही टाइम पे पता चलना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अगर जनरली अगर एक ह्यूमन बीइंग दौड़ रहा है, ठीक है, तो आप उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में देखा गया कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। वाई सो? तो बोल सकते हो क्योंकि वो बहुत तेज मूव कर रहा है। ठीक है, आप नॉर्मल है, अगर गौर करना, आप जो है ना प्लेटफॉर्म के बगल में प्लेटफॉर्म होगा, ट्रेन आ रहा होगा, ठीक है, ट्रेन आ रहा होगा मान लेते हैं, ठीक है, ट्रेन है प्लेटफॉर्म के बगल में आ रहा है। आप अब बहुत तेजी से ट्रेन, ये रुकेगा नहीं, ये पास करने वाला, प्लेटफॉर्म को क्या करने वाला है? पास करने वाला है। ठीक है, आप गौर करना, एज अ ह्यूमन बींग आप अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, और ट्रेन मूव किया बहुत हाई वेलोसिटी से, एक पर्टिकुलर, तुम अगर सामने की तरफ देखोगे तो तुम जो है ना इसका वेलोसिटी और मोमेंटम साथ में डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक ह्यूमन बींग्स का बोल सकते हो डिफेक्ट। बहुत तेज मूव करता हुआ किसी भी चीज का मोमेंटम ऐसा हम नहीं बता सकते। अच्छा, ऐसा एक और एग्जांपल्स के तौर पे सोच सकते हो, एवेंजर्स मूवी देखे होगे। एवेंजर्स मूवी में सेकंड पार्ट में, है ना, एक इंसान था जो बहुत तेज मूव करता था, बहुत तेज मूव करता था। तो तेज मूव करता था ना, तो वो एक पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया, तो तुम इस पोजीशन को जान रहे थे, ठीक है, लेकिन अब मान लो वो जाकर के यहाँ पे रुका लास्ट में, ठीक है, तुम बीच में उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। वो एक तुमको वेव के तरह दिखेगा, दिखता है ना, एक वेव के तरह लगता है, कुछ सटासट पार हो गया।
क्लियर हो रहा ना? तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, बहुत तेज अगर कोई चीज मूव करता है तो ऐसा क्यों हुआ, वेव के तरह कहने का क्या मतलब है? क्योंकि वो इतना तेज मूव कर रहा है कि तुम सपोज करो उसके पोजीशन को जब यहां डिटेक्ट किए तो उसका वेलोसिटी तुम पता नहीं कर पाओगे एग्जैक्ट, क्योंकि इतना तेज मूव कर रहा, तुम तो उसको पोजीशन पे ध्यान देने लग गए, और ध्यान देने लग गए तो जना आंख से तो जना दूसरा चीज तुम खो दिए। अगर मान लो तुम उसके वेलोसिटी को डिटेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो वेलोसिटी को डिटेक्ट कर लिए, लेकिन बीच के पोजीशन को फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो दिक्कत कहाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है? जब कोई चीज बहुत तेज मूव करता है तो हम एज ए ह्यूमन बींग्स उसका साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं बता पाते। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली हम बोल रहे हैं ऐसे है ना कि इलेक्ट्रॉन, हम मास को कांस्टेंट समझ के बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि कोई भी चीज जब हाई वेलोसिटी, आइंस्टाइन का बेसिकली कहना क्या था कि व्हाट इज लाइट, तो लाइट बेसिकली वो बोले कि भैया किसी भी मास को अगर हम लाइट के वेलोसिटी से मूव करा दें, किसके वेलोसिटी से मूव करा दें, लाइट के वेलोसिटी से मूव करा दें, तो फिर उसका सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी। यानी कि जब वो रुका होगा तो उसका मास होगा, लेकिन जब वो इस वेलोसिटी से पहुंच गया मूव करना तो उसका फिर मास नहीं होगा, उसका सारा का सारा मास किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में। यही था आपका जो रिलेशन था, E इज इक्वल्स टू MC²। ठीक है ना, यही चीज था। तो नॉर्मल सा बात है, इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी लाइट के बराबर तो नहीं है, 2 × 10⁻⁴ कितना होता है, 6 मीटर पर सेकेंड के आसपास रहता है। ठीक है, तो लाइट के बहुत पास में हम लोग मूव करेंगे तो कितना मूव करेंगे, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला वेलोसिटी इसके, तो नॉर्मल सा बात है, इलेक्ट्रॉन का मास भी थोड़ा बहुत चेंज करता है। ठीक है, मतलब जब ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो नॉर्मल, तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, थोड़ा सा मास भी बचा होगा, और ज्यादातर मास जो है किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा होता है कि उसका मास भी चेंज करता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत हाई वेलोसिटी से, अप्रोक्सीमेटली मतलब आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10⁻² का डिफरेंस है, लेकिन तो भी मतलब बहुत अच्छा खासा वेलोसिटी, इतना कोई मैटर इस वेलोसिटी से मूव करता हो तो नहीं दिखता। ठीक है, कम से कम। तो इलेक्ट्रॉन के केस में मास भी चेंज करता है। ठीक है, इसीलिए यहां पे डायरेक्टली टर्म जो यूज किया है वो एग्जैक्ट मोमेंटम बोला है ना, और वेलोसिटी। अब बराबर, अब वेलोसिटी तुम कैसे बोल सकते हो, तो एक चीज है, व्हाट इज मोमेंटम, P इज इक्वल्स टू mv होता है। नॉर्मल सा बात है, ये मास जो हम लेते हैं इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं ना। लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं है, अगर ये कांस्टेंट है तब तो सिर्फ तुम इसका जो चेंज है ये वेलोसिटी के टर्म्स में डिटेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर ये भी चेंज कर रहा होगा तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पे सही है, आप लोग अभी समझो कि ठीक है मास कांस्टेंट ही लेके चल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास भी चेंज करता है, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि वो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नियर टू द लाइट के वेलोसिटी के। ठीक है, तो इस वजह से क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब इसको समझो, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। जैसे मान लो कि ये पहला सेल है, क्या है, पहला सेल है। इस पहले सेल में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे है। ठीक है, और दूसरा बात, देखो बात यह है, हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दूरी पे अब अगर होगा तो कहां होगा, अपोजिट साइड, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में होगा। तो यानी कि तुमको एक चीज तो पता है कि भैया ये जो पार्ट यहाँ पे जो डायमीटर है, क्या है आपका, डायमीटर, डायमीटर जो है आपका ये है अनसर्टेनिटी, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, ये क्या है आपका, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। कोई दिक्कत, ठीक है, ये है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी का मतलब समझ रहे हो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है समझ लो, जैसे मान लो कि हम अगर बोल रहे हैं कि एक कोई डिस्क है, एक कोई मान लो चीज है, जैसे क्या मान सकते हो, कोई मार्केट का दूरी मानो, जैसे मान लो तुम्हारे घर से मार्केट का दूरी, ये मार्केट है। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा होम है, घर है। ठीक है, घर का दूरी, अगर ऐसे हम समझने का कोशिश करें इस पर्टिकुलर चीज को, कंसेप्ट को, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट से हम कहाँ जा रहे हैं, घर के तरफ, होम।
कोई दिक्कत? ठीक है। अब मार्केट से होम जाने में तुमको डिस्टेंस अगर कोई पूछता, मान लो तुम्हारा अगर पोजीशन जो है एग्जैक्ट उसको पता नहीं चल रहा है, तो क्या बताएगा कि भैया यहां से यहां तक का दूरी एक मान लो कुछ होगा 100 मीटर। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, मान लो मेरे को कुछ अनसर्टेनिटी आया, तो हम क्या बोलेंगे 100 मीटर प्लस माइनस 2 मीटर। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ना? इसको बोले अनसर्टेनिटी। क्लियर है? ये सर्टेन है, लेकिन ये क्या है? अनसर्टेन। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेन कितना डिस्टेंस होगा? जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स बोल सकते हो, है ना? तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स में अगर ध्यान से देखा जाएगा तो ये अनसर्टेनिटी, इसको बेसिकली जब हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जज करते हैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अनसर्टेनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वैसे भी हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो मेरे लिए अनसर्टेनिटी कहां से कहां तक है? जहां इलेक्ट्रॉन को एक अपोजिट एंड में सोचो और दूसरा अपोजिट एंड में सोचो, तो वो डिस्टेंस आपका क्या है? पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, क्लियर? सिमिलरली अगर कोई बोलेगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। मोमेंटम क्योंकि मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे बोलना ये चाह रहा है कि भैया सीधे सीधी बात है, क्योंकि हम इसके अनसर्टेन पोजिशन को मान चुके हैं, एक अनसर्टेनिटी के पोजिशन को, तो इसके वेलोसिटी को भी हम नहीं जान पा रहे हैं सही से। ठीक है, ऐसा सोच लो। तो जिसके वजह से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचा है। ये भाई ऐसे गोल गोल घूम कर पहुंचा है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, कि सही में बोर का ऑर्बिटे है, ये चीज हम नहीं बता सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो इसका ना बेसिकली वो अनसर्टेनिटी को लेकर के इन्होंने एक ये दिया था, उसको समझ लो, एक मतलब डिराइव किया था एक फॉर्मूला, और वो अनसर्टेनिटी के वैल्यू को बताने की कोशिश किया था, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो उनका था, देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई, should be greater than equal to h by 4 पाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं डेल्टा एक्स। देखो यहां पे पहले समझ लो, अब यहां पे यहां पहले इसके बारे में जान लो, ये क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, और दूसरा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया है ना? क्योंकि हम दोनों एक साथ एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते। अच्छा, इस फॉर्मूला को अगर सही से ऑब्जर्व करो तो इसमें बहुत सारा चीज सीखने को अलग से भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज सोचो, ये बोल रहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। मान लो तुमने एग्जैक्ट पोजीशन पता कर लिया। क्या पता कर लिया? एग्जैक्ट पोजीशन। तो फिर डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 0, क्योंकि तुमने एग्जैक्ट पता कर लिया है। तो डेल्टा एक्स, फिर अनसर्टेनिटी तो कुछ रहा नहीं ना पोजीशन में, वो 0 हो गया। अच्छा, डेल्टा एक्स अगर 0 होगा तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, बहुत ज्यादा। तो मतलब तुमने पोजीशन तो पता कर लिया एग्जैक्ट, लेकिन मोमेंटम तुमने पूरा का पूरा खो दिया। ठीक है, दूसरा, अगर डेल्टा पी सिमिलरली एग्जैक्ट अगर वेलोसिटी तुम पता कर लो, मोमेंटम पता कर लो, तो तुम डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के बेसिस पे? इनइक्वालिटी लगाए तो वो हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है, एक पर्टिकुलर चीज अगर जो है ना तुम फाइंड कर ले रहे हो एग्जैक्ट, तो दूसरा चीज तुम खो दे रहे हो, है ना? इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का पाथ हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? इसी को थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं बस। ठीक है, इसको समझ लो। तो डेल्टा एक्स, अब क्योंकि हम मास को कांस्टेंट मान रहे हैं, किसके मास को? जनरली इलेक्ट्रॉन का ही बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट मान रहे हैं। तो कांस्टेंट मान रहे हैं तो डेल्टा पी जो होगा उसमें मास को हम बाहर निकाल देते हैं। मेनली जो अनसर्टेनिटी होगा किस में होगा? वेलोसिटी में। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया? एच बाई 4 पाई। कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद देखो, और तुम दूसरा क्या लिख सकते हो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन
वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बाई 4πm। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, ये जो चीज है ना, ये फॉर्मूला तुमको हाइजेनबर्ग का जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, तो बार बार यूज होगा। ठीक है। तुमको जनरली क्वेश्चंस किसका आएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगा। ऐसे तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अगर इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा कोई भी तो शो कर देगा, इलेक्ट्रॉन का तो और भी नेग्लिजिबल मास है, तो वेव नेचर पक्का शो करेगा। ठीक है। तो ज्यादातर जो हम बात करेंगे किसके बारे में करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो इस वैल्यू को तुम निकाल करके रट लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये वैल्यू डायरेक्टली यूज होगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये काम कर दिया जाए, ठीक है ना। ये वैल्यू किसके लिए हम डाल रहे हैं? फॉर इलेक्ट्रॉन। हाँ, फॉर इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4πm। अच्छा, मान लो तुमको कभी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने दे दिया, तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू करके तुम्हारा वैल्यू आएगा। ठीक है ना। तो तुम इक्वल वहां पुट कर दोगे तो अनसर्टेनिटी उस हिसाब से निकल जाएगा कि हाँ भाई वो कितना अनसर्टेनिटी हो। क्लियर है ना? डेल्टा एक्स हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया एच का वैल्यू कितना हो गया? 6.6। एग्जैक्ट ही निकाल लिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू पुट करेंगे फिर 10 टू द पावर कितना हो गया? -34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आ रहा है। तो ये वैल्यू को याद रख कर लेना, रट लेना, ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको क्या हो? आसानी हो। ठीक है ना। ये वैल्यू पे जल्दी से निकालो। अच्छा, सबका यूनिट डाल देते हैं, हो गया जूल सेकेंड और 3.14। ठीक, kg। बस चलिए जल्दी से वैल्यू को निकाल लीजिए तो, है ना। फॉर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ वैल्यू कितना आ रहा है? ओके, वैल्यू इतना आया है डेल्टा एक्स, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5.8 इंटू 10 टू दावर माइनस जूल सेकेंड पर केजी। ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, इस वैल्यू को इसलिए बता दिए ताकि आप लोग यूज कर सको इसको डायरेक्टली किसमें? क्वेश्चंस में, और आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सको। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसका। अच्छा, ये तुम्हारा देख सकते हो 10 टू दावर -5 -4 के अराउंड आएगा। -4 इसलिए, अगर एक डेसिमल और इधर लेके चल जाए तो 10 टू दावर -4। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसलिए है ना 0.58, मतलब 0.58 को क्या बोलोगे? 1 ही मानोगे ना अगर अप्रोक्सीमेशन में जाओगे तो 1 इंटू 10 टू दावर -4, तो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आप इसको बोल सकते हो 1 इंटू 10 टू दावर -4। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू, कोई दिक्कत है ना? ये चीज बोल सकते हैं जूल सेकेंड पर केजी। क्लियर हुआ कैसे बोले 10 टू दावर -4 के? पॉइंट इधर लेके गए तो 0.58 हुआ, अगर राउंड ऑफ करोगे तो 1 लिखोगे ना 0 लिखोगे? 1 लिखोगे तो 1 इंटू 10 टू दावर -4 बोल सकते हैं। ठीक है ना, राउंड ऑफ के बेसिस पे, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 टू दावर -4 जूल सेकंड पर केजी। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब ये वैल्यू से बहुत सारा चीज समझ में भी आता है। ठीक है, अगर इक्वल साइन पुट कर दो तो एक का अगर पोजीशन एग्जैक्ट होगा तो 10 टू दावर -4 अनसर्टेनिटी आपका चेंज करते रहेगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में भी ये चीज आपका यूज होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत हद तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Okay. So it therefore means that if one tries to find the exact location of the electron, say to an uncertainty of only 10 to the power -10 मीटर, तो अभी तुम लोग जाने हो कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर क्या होता है? डेल्टा एक्स, इक्वल साइन पुट कर दो। जब तुमको अनसर्टेनिटी निकालने देगा एग्जैक्ट, तो फिर इक्वल साइन पुट कर देना। अगर तुमको बोलेगा इनइक्वालिटी बताने, तो इनइक्वालिटी साइन पुट करना। ठीक है, तो देख लेना तुमसे ग्रेटर देन, मोर देन, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमको यहाँ डायरेक्टली बोल रहा है कि लगभग अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में कितना होगा, यही चीज पूछ रहा है ना। अगर अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन जो है पोजीशन 10 टू द पावर -8 मीटर है, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -8 क्यों लिया है? तो तुमको पता होगा रेडियस ऑफ एटम अराउंड 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, पता है ना। तो नॉर्मल सा बात है। एक और क्वेश्चन पूछता है
है ना, वो अभी बताएंगे थोड़ा देर में, पहले इसको देख लो। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴, है ना, क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड पर केजी। क्लियर है ना, पर केजी। तो तुमसे अगर मान लो डेल्टा एक्स तुमको बोल दिया 10⁻⁻8 मीटर, इक्वलिटी साइन पुट कर दो, इनइक्वलिटी हटा दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुमको मोमेंटम पता कर, अच्छा ये सॉरी मोमेंटम नहीं होगा, ये क्या हो गया, डेल्टा वी, क्योंकि एम ऑलरेडी हम वहां लेकर के जा चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा वी। तो डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गया, तुमको बोला अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल के बताने के लिए, तो वो यहां से पता चल जाएगा। ये हो गया जूल सेकंड पर केजी। ठीक है, और फिर डेल्टा वी अगर पुट कर दोगे तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻8। नॉर्मल सा तो वेलोसिटी है, कट कुट के यूनिट किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा। तो ये भी अच्छा है, 10⁻⁻4 हम ऑलमोस्ट लिए है ना, ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे भी इक्वल साइन एग्जैक्ट नहीं बैठाना यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, तो वही यहाँ पे निकाल के आपको दिया हुआ। क्लियर है, ठीक है, विच इज सो लार्ज दैट द क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन बोर्स ऑर्बिट कांट होल्ड गुड। ये अनसर्टेनिटी कितना है देख रहे हो, ये वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ अनसर्टेनिटी है। तो इतना अनसर्टेन अगर होगा, नॉर्मल सा बात है, हम बोर मॉडल में जो फिक्स्ड पाथ के बारे में बात होता था, वो क्लासिकल पिक्चर इलेक्ट्रॉन्स का, वो अच्छा नहीं लगेगा फिर, ठीक है ना, वो चीज गलत हो गया। इट देयरफॉर मींस दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, और दैट द इलेक्ट्रॉन हैज अ गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, कहने का मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, है ना, पोजीशन या मोमेंटम के बारे में इलेक्ट्रॉन्स का, हम क्या बोलेंगे कि एटम का कोई एक जगह होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन का होने का प्रोबेबिलिटी है, पोजीशन का प्रोबेबिलिटी है, उसके वेलोसिटी का इतना प्रोबेबिलिटी है। क्यों प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बोल सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना बढ़िया से जी, क्वेश्चंस कराए। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 Armstrong। मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू दे रखा है, आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, ये हो गया 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻10 मीटर। कोई दिक्कत, ये हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। What is the uncertainty involved in the measurements of velocity? बहुत सिंपल है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी should be equals to 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 4 है ना, जूल सेकंड पर केजी, यही ना था, जूल सेकंड पर केजी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स आपको दे रखा है, तो डेल्टा वी डायरेक्टली कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻, माइनस इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -11। ठीक है, -11, तो ये ऑलमोस्ट आपका किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल्स टू 10⁻, हाँ अनसर्टेनिटी 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, सटासट करते जाना है। ठीक है ना, आज ऑप्शंस में भी आंसर दिया होगा तो तुम लोग को आज इजिली समझ में, इसलिए वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर है, 10⁻⁴, -4 था ना जी, गलत लिख दिया, -4। ठीक है,
हाँ ओ तुम सेवन, तुम कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे 9 है, क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस के, इसको देखते हैं। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले मास दे रखा है, मास यहाँ पे 40 ग्राम है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखा है, ये है आपका 2/100, 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ठीक है। अब आपको बोला कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालने के लिए, ठीक है, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यही बताना है आपको। तो हम जानते हैं डेल्टा एक्स बाई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, h/4πm, सही है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको डेल्टा वी दे रखा है, इसको इधर लेके चल जाओ, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो गया 6.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, ठीक है, 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई एम, आपका कितना दे रखा है, एम कितना दे रखा है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को केजी में चेंज कर दो, तो 40 इंटू 10⁻³ ठीक है, केजी। अब मल्टीप्लाइड बाई आपका दूसरा क्या दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो इसको भी यहाँ पे कर दो 0.9 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत, क्लियर। अब आ गया सब ऐसा यूनिट में, डायरेक्टली आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, एक बात और बोलेंगे, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन भी पूछे, इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो ये वैल्यू को याद कर लो, h/4π, ये भी एक तरीका है समझने का। लेकिन आप अभी इसको आंसर जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन मेरे ख्याल से। इसका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट आपका 1.4 × 10⁻³ कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, ज्यादा एग्जैक्ट वाला वैल्यू जैसा कि बता, आप इसका वैल्यू याद करके रख लो, ताकि आपको टेंशन उसमें भी ना हो, जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और देख लीजिए आप लोग, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आया है वही आ गया है 10⁻³ मीटर। हम जानते हैं न्यूक्लियस का जो ऑलमोस्ट डायमीटर होता है वो होता है अराउंड 10⁻15 या फिर 18 मीटर, ठीक है ना, 15 × 10⁻18 मीटर, ठीक है, ऐसे ही रहता है आपका, है ना। तो एक बात बताइए मेरे को, इतना ये तो न्यूक्लियस से भी बहुत, दूसरा चीज ये अनसर्टेनिटी है, एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, वैसे हम लोग एटम्स के केस में लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ तो ये बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो वही चीज बोलना, बेसिकली ये क्वेश्चन दिया इसलिए ताकि आप लोग समझ जाइए कि भाई this is nearly 10 to the power 18 times smaller than the diameter of typical atomic nucleus. As mentioned earlier, large particles, the uncertainty principle sets no meaningful limit to the precision. मतलब large objects के लिए आपका इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक आप लोग को क्वेश्चन देते हैं मजेदार वाला, इसको बनाइए, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक और चीज का आंसर देता है कि वाई, देखो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, जाता होगा, है ना। तो इसका आंसर ये है कि भाई अगर, पहला बात तो नहीं जाता है, अगर वो जाता भी होगा तो उसका वेलोसिटी इतना ज्यादा है और न्यूक्लियस का डायमीटर इतना छोटा है कि न्यूक्लियस के में वो पॉइंट ऑफ नैनो सेकेंड्स के लिए भी नहीं रहता होगा, वो तुरंत उससे क्या होता होगा, निकल जाता होगा, क्लियर है। तो इसका आंसर इस तरीके से सोच सकते हो। दूसरा बात है, अगर अनसर्टेनिटी, मान लो न्यूक्लियस, अगर हम लेते हैं ना एक क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है वाई इलेक्ट्रॉन्स, वाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन योर आंसर in terms of Heisenberg uncertainty principle. Explain your answer
इन टर्म्स ऑफ हाइजेनबर्ग, इन टर्म्स ऑफ हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग किसी का नाम है तो कैपिटल एच देंगे, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो, है ना, समझ में आ जाएगा। देखो, न्यूक्लियस के लिए आपका डेल्टा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना हो जाएगा उसका, डायमीटर। तो डायमीटर बेसिकली कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻15 मीटर, सही है। 10⁻⁻15 रेडियस होता है, तो उसका दोगुना क्या हो जाएगा, डायमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप पुट करो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी, आप किसके लिए निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन के लिए, डायरेक्टली पुट कर दो वैल्यू, है ना, क्या था, ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁻4 जूल सेकेंड पर केजी था ना। यहाँ से डेल्टा वी का वैल्यू कितना आ रहा था देखो तो, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15 मीटर, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना आ गया ये, 2 को भूल जाओ, 1/2 0.5 ही होगा, ठीक है। तो 0.5 चलो लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 अब प्लस 15 कितना हो गया, 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो तुमको क्या बोले थे, एक्सप्लेन करो अपना आंसर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आया है, क्या लाइट से ज्यादा वेलोसिटी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो कुछ कहीं देखने में नहीं मिला। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा वेलोसिटी है, तो इसको दो तरीके से आप बता सकते हो आंसर को ना। दोनों तरीका क्या है, पहला बताओ लाइट से ज्यादा है ना, तो विच इज नॉट मीनिंगफुल। और मान लेते हैं कि अगर ये मीनिंगफुल है भी, तो न्यूक्लियस इतना छोटा है, कितना है न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, 10⁻, डायमीटर भी जाओगे तो कितना है, 10⁻2 × 10⁻⁻15। अब सोचो तो अगर इसमें 10⁻11 मीटर पर सेकेंड से अगर कुछ घुसा होगा, समझ रहे हो ना बात को, तो वो थोड़ी देर भी स्टे नहीं किया। आप दोनों वे में इसको समझा सकते हो, लेकिन आपको मेन क्वेश्चन क्या पता, व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो इसका मेन आंसर है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कांट बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, and that is why electrons can't reside inside the nucleus, ठीक है। या फिर अगर मान लो अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे क्या कि घुस रहा होगा तो क्या होगा, तो भैया इतना छोटा उतना स्पीड से घुसेगा तो कितना देर ही रहा होगा, वो तुरंत से क्या हुआ होगा, निकल गया होगा। वैसे याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप बता सकते हो, है ना, uncertainty is more than the velocity of light, which is not possible। कोई दिक्कत, uncertainty is more than the velocity of light, then velocity of light, which is not possible, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट मेरे ख्याल से क्लियर है। ये भी क्वेश्चन एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये भी रेगुलर पूछता है, एग्जाम्स में आता है। क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब एग्जाम्स में नहीं भी पूछेगा, लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है, ठीक ना। तो आगे बढ़े, तो वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। अब सब हम ही बना देंगे तो कैसे होगा, तो एक क्वेश्चन जो है ना, होमवर्क है ये आपका, ठीक है, इसको बना के आना। कोई डाउट होगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। टिल देन थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।